नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं निष्ठा मॉड्यूल के 7, 8 और 9 की प्रश्नोत्तरी को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सकें। चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। पहला मॉड्यूल 7 जिसका नाम है आपका विद्यालय आधारित आकलन। तो मॉड्यूल 7 की प्रश्नावली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जल्दी से। उसके बाद 8 और 9 सारा 7, 8, 9 पूरा मॉड्यूल का सारी प्रश्नावली आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्नोत्तरी में आपका जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। गणित में सीखने की अक्षमताओं का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? जिसमें आपके ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। तो आप देख सकते हैं इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑप्शन के साथ क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कह रही है सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट वाला सीखने के लिए आकलन, ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है, जिसमें शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइल ट्यूनिंग के लिए या समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा छात्रों की रैंकिंग इज द राइट आंसर। लास्ट वन सही है इसमें, तो हम लोग छात्रों की रैंकिंग पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना। तो इसमें आपका प्रथम वाला सही है, सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? प्रशिक्षण, ड्रिल आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो इसमें आपका सही आंसर है योग्यता आधारित गतिविधि। यहाँ पे दूसरे पे आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है। इनके ऑप्शन है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा पहला वाला, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। सीखने के रूप में आकलन, नैदानिक आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सीखने का आकलन। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, अधिगम का अन्वीक्षक आकलन हिस्सा है। जिसके ऑप्शन है सीखने का आकलन, सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन का। तो यहाँ पे आंसर आपका चौथा ऑप्शन सही है, रचनात्मक आकलन का।
तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपको 10 प्रश्न करने हैं, जिसमें आप इन प्रश्नों के साथ 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 8 प्रश्नोत्तरी, जिस कोर्स का नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जल्दी से हम लोग इस प्रश्नावली को करते हैं। अंतिम भाग में मॉड्यूल 8 की, जिसमें पहला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है, जिसके ऑप्शन है अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपका अंतिम ऑप्शन सही है, भाषा और गणित के साथ कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन सही रहेगा, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना। तो इसमें प्रश्न है उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो ये आपका शामिल नहीं है, बाकी सारे आपके पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न है विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स मानदंडों का सेट, लिखित परीक्षा। तो आपका रूब्रिक्स मानदंडों का सेट इसमें सही आंसर है। तीसरे पे क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं, तो जिसके ऑप्शंस हैं रिजर्व आरक्षित करना, रिव्यू कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, दूसरा है रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रीटेन रोक कर रखना, रिकग्नाइज पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा चौथा ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इसको आप क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? जिसके ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सिखाने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराना। अन्य ऑप्शन भी देख लें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही है, पहले ऑप्शन पे टिक करें। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है? पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद कराना, करके सीखना। तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पाठ्यचर्या पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? जिसमें आपका ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति
अंतर विषयक है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ये सही है। अन्य दो ऑप्शन बचे, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं, सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे और आपका स्कोर 10 में 10 हो सकता है। इस तरीके से आप अपने प्रशिक्षण को सफल। निष्ठा मॉड्यूल 9 जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र। निष्ठा मॉड्यूल 9 की जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है और इसकी जो गतिविधियां हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गणित शिक्षण के साथ गणित के अध्ययन के लिए यानी कि गणित का शिक्षण के लिए 4 चीज़ें आपको प्राथमिक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो अनुभव जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कहते हैं, फिर लैंग्वेज भाषा, फिर चित्र और फिर सिंबल। तो ये जैसे हमारा हिंदी पढ़ने के लिए एक फार्मूला होता है सुबोपली, ठीक उसी तरीके से मैथ को पढ़ाने का एक तरीका होता है अनुभव कराना, फिर भाषा में व्यक्त करना, फिर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना, फिर उसको सिंबल के माध्यम से व्यक्त करना। तो ये आप मॉड्यूल में देखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इसकी गतिविधि फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। गतिविधि 3 जिसमें अपनी समझ की जाँच करने के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता है कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे पढ़ाया जाए या कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानीय मान, मापन, गुणा और भाग, अभिव्यक्ति और समीकरण। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो पहला है स्थानिक मान। तो स्थानिक मान पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे इस गतिविधि में एक ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं योर स्कोर इज़ 1/1। तो एक ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। अगला है गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें। चलिए इसमें देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंगों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। इसके ऑप्शन है चौक और बात विधि, कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें, सभी गतिविधि का उपयोग करके बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ से आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है गतिविधि का उपयोग करना, यानी कि यहाँ पे कई ऑप्शंस होंगे तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन रहेगा चौथा, गतिविधि का उपयोग करना। तो इस तरीके से करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ भी आपका एक ही प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे अंतिम प्रश्नावली पे। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्नावली। पहला प्रश्न है आपकी प्रश्नोत्तरी से, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। परिकल्पना करना, उनका सत्यापन करना, कार्य में मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, भागीदारी। तो यहाँ पे आपका जो है गणित में आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समस्याओं के बारे में अगर बातचीत करोगे तो बच्चे गणित में ज़रूरत से ज़्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजक x + 2 है। 2x सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, x⁴2। तो यहाँ पे आंसर x + 2 जो है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है। तीसरा आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो सही आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न में आपको संदर्भ दिया रहेगा जिसको पढ़ के फिर आपको अगला एक प्रश्न इसका अलग से पूछा जाएगा, वो आपको देना होगा। देख लेते हैं। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी दाईं ओर 15 मीटर चलता है, फिर उसी स्थान से एक और व्यक्ति
अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अन्वी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अन्वी चौथी मंजिल की और 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो ये आपका संदर्भ है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो प्रश्न आएगा उसको देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे संदर्भ पे विचार करने के बाद आपका प्रश्न दिया हुआ, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक है, चर है, लाइन है, अंश है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो पूर्णांक है, पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। गणितीय बयानों को याद किया नहीं जाता है जबकि उनको अनुभव किया जाता है। सवालों को माध्यम से लगा के उनका हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे पहले पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शन भी आप एक बार देख लें। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्ययन के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम वाले को टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है परीक्षा में लिखने के लिए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांतों की पहचान करें। सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांतों की पहचान करें। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने में योग्य बनाती है। पहला ही ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को अवधारणाओं को याद कराने में मदद करती है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे प्रथम टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, गणित या विकसित करने में मदद करती है कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त विचार सोच। तो यहाँ पे आपकी गणित में यह मदद नहीं करता है शारीरिक शक्ति के लिए। कल्पना, तार्किक विचार और अमूर्त सोच तो बढ़ता है लेकिन शारीरिक शक्ति इसमें नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।